बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपने अच्छे से समझना है। हम देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के बाद इनकी क्लियर समझ आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और कमेंट करके मुझे बताना भी है कि आपको कैसी लगी। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 की जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी आपकी जो प्लेलिस्टें हैं मैथ की, फिजिक्स की और न्यूमेरिकल्स की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, सेंटर ऑफ मास। तो पहले हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास किसको कहते हैं। आपके सामने एक मैंने डायग्राम बनाई हुई है। इसमें क्या है कि एक बॉडी है, उसके नीचे मैस ज़्यादा है, ये उसका मैस ज़्यादा है और ऊपर वाले हिस्से में उसका मैस कम है। अगर आप देखें कि अगर मैं ऊपर वाले हिस्से पे फोर्स लगाऊं, यहाँ पर मैं लगाता हूँ फोर्स, तो क्या होगा? क्या मेरी बॉडी सारी की सारी आगे मूव कर जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मेरी बॉडी का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा आगे की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर मैं फोर्स लगाता रहता हूँ, मज़ीद फोर्स लगाता हूँ, तो तब भी क्या होगा? मेरा ऊपर वाला हिस्सा ही आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा मेरा वो वहीं का वहीं रहेगा। वो इसलिए क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है, वो आगे मूव नहीं करेगा। ऊपर वाले का मैस कम है तो वो इजीली आगे मूव कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, क्या मैं अपनी फोर्स को ऊपर की बजाय नीचे लगाता हूँ। अब मैं अगर अपनी फोर्स को नीचे वाले हिस्से की तरफ लगाऊँ, यहाँ पर अब मैं अपनी फोर्स लगाता हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ यूँ होगा कि मेरी जो बॉडी है वो नीचे से आगे चली जाएगी और ऊपर वैसे की वैसी रहेगी। देखिए, नीचे से आगे चली जाएगी, ऊपर वैसे की वैसी रहेगी। इसी तरह ही अगर आप फोर्स लगाते रहते हैं तो क्या होगा? नीचे वाला हिस्सा ही आपका आगे जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा आपका जहाँ पर था वहीं पे रहेगा। ओके, तो मतलब कि ये दोनों पॉइंट्स पे फोर्स लगाने से मेरी बॉडी का जहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ बस वही वाला हिस्सा आगे हो रहा है, बाकी वाला हिस्सा आगे नहीं हो रहा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इस बॉडी के सेंटर पे फोर्स लगाता हूँ। मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ इसको। मैं अब यहाँ पर करके ना कहीं फोर्स लगाता हूँ इस पॉइंट पर। जब मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाता हूँ तो फिर क्या होता है? मेरी पूरी की पूरी बॉडी ही आगे की तरफ मूव कर जाती है। सारी बॉडी आगे की तरफ आती है। ठीक है, आगे की तरफ ही मूव करती रहती है जब मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाता हूँ इस पॉइंट पर। तो मतलब ये हुआ कि इस पूरी बॉडी का जो मैस है वो सिर्फ एक पॉइंट पर डिपेंड करता है। जब आप उस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या कर जाएगी? सारी की सारी ही आगे की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि वो पॉइंट जहाँ पर फोर्स लगाने से सारी की सारी बॉडी ही आगे की तरफ मूव कर जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं, उसका क्या है? वो सेंटर ऑफ मास है। अब ये आपने माइंड में मत रखिएगा कि जहाँ पर मास ज़्यादा होगा वहीं पर हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। देखें, अगर आप इस पूरी बॉडी को देखो तो इसका मास तो यहाँ पर ज़्यादा है, मैथ तो यहाँ ज़्यादा, लेकिन देखिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर नहीं है। सेंटर ऑफ मास वहाँ पर होगा जहाँ पर बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं तो बॉडी सारी की सारी आगे की तरफ मूव करे, बल्कि उससे ही हम कहते हैं हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, रोटेट ना करे, आगे की तरफ मूव करे। जैसा कि यहाँ पे फोर्स लगाई थी तो ये तो रोटेट कर गई थी नीचे की तरफ, नीचे से आगे की तरफ मूव कर गई थी, मतलब हल्का सा घूम गई थी। तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास नहीं है। और जब मैंने यहाँ लगाई ये सारी की सारी आगे की तरफ मूव कर गई, तो मतलब इसका यही क्या है? मेरा सेंटर ऑफ मास है। अब करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो अब आपको इसकी डेफिनेशन की बिल्कुल समझ आ जाएगी। देखें, लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट के सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट है वेयर एन अप्लाइड फोर्स काजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। के वो पॉइंट है जहाँ पर जब आप फोर्स लगाते हो तो वो सिस्टम को क्या करता है? आगे की तरफ मूव करता है विदाउट रोटेशन, रोटेट किए बगैर, घुमाए बगैर पूरे के पूरे सिस्टम को आगे की तरफ मूव करता है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पर जब आप फोर्स लगाते हो तो पूरे का पूरा सिस्टम ही आगे की तरफ मूव करता है किसी भी किस्म की रोटेशन के बगैर। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं हमारा वो क्या है? सेंटर ऑफ मास है। तो ये तो था हमारा सेंटर ऑफ मास। अब बात करते हैं अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
देखिए अगर मेरे पास कोई बॉडी मौजूद है ना, आपको पता है हर एक बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो और हर एक पार्टिकल का वज़न नीचे की जानिब अमल कर रहा होता है, तो सारा का सारा वज़न नीचे की तरफ होता है। इस वज़न भी आपको पता है एक फोर्स है। आप इन तमाम फोर्सेस को अगर जमा करो ना, तो आपके पास एक सिंगल फोर्स आएगी, आपके पास एक सिंगल फोर्स आएगी। ठीक है, सिंगल फोर्स आएगी जिसका वही असर होगा जो कि इन तमाम फोर्सेस का असर है। ये जो सिंगल फोर्स आपके पास आई है ना, इसको ही हम कहते हैं हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मतलब ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पर पूरी बॉडी का वज़न ऐसे लगता है कि बस इसी पॉइंट पर ही नीचे आ रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी का वज़न एक ही पॉइंट पर हमें महसूस होता है। तो अगर हम उस पॉइंट को आगे पीछे मूव करेंगे तो पूरी बॉडी भी हमारी आगे पीछे मूव हो जाएगी। तो मतलब यह है कि पूरी बॉडी का जो वज़न है वो एक ही पॉइंट पर डिपेंड करता है। अगर उस पॉइंट को हम छेड़ेंगे तो पूरी की पूरी बॉडी ही आगे पीछे मूव हो जाएगी। अगर मैं उस पॉइंट पर फोर्स लगा के बैलेंस करूँगा तो पूरी बॉडी भी मेरी बैलेंस हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पर हमें पूरी बॉडी का वज़न नीचे की जानिब महसूस हो रहा होता है। वज़न बाकी भी है, लेकिन इस पॉइंट पर ऐसे लगता है कि जैसे सबसे ज़्यादा वज़न इस बॉडी का इसी पॉइंट पर है। और अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी पूरी बॉडी ही आगे पीछे मूव कर जाएगी, यानी कि किसी न किसी डायरेक्शन में जा सकती है। तो इसलिए कहते हैं ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। फ़र्ज़ करें आपके पास, आप फोर्स लगाते हो इसके ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ एक, यहाँ पर मैं फोर्स लगाता हूँ, तो क्या ये बैलेंस होगी? कभी भी नहीं होगी, ये इस साइड पे गिर जाएगी। अगर मैं इस साइड पे भी फोर्स लगाता हूँ तो ये फिर भी ये इस साइड पे गिर जाएगी, क्योंकि इधर वज़न ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसके ये सेंटर वाले पॉइंट पर ही फोर्स लगाता हूँ इधर ही, तो क्या होगा, मेरी बॉडी बैलेंस रहेगी, ना इधर गिरेगी ना उधर गिरेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे पूरी बॉडी का वज़न सिर्फ एक ही पॉइंट पर इकट्ठा हो गया और मैंने उसी पॉइंट पर फोर्स लगा के इसको बैलेंस किया हुआ है, तो जिसकी वजह से इसका वज़न और मेरी फोर्स दोनों बराबर हैं और ये बॉडी गिरेगी नहीं। ठीक है, तो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पूरी बॉडी का मैस नहीं, वज़न, सॉरी, जहाँ पूरी बॉडी का जो वज़न होता है वो हमें नीचे की तरह महसूस हो रहा होता है। ये इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। कि वो पॉइंट है जहाँ पर पूरी बॉडी का वज़न नीचे की जानिब जाता हुआ महसूस हो रहा होता है हमें, उसे हम कहते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये इतनी सिंपल सी चीज़ भी नहीं है, आपको इसको समझना है। अक्सर बच्चे समझते हैं कि जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहीं पर हमारा सेंटर ऑफ मास होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास है वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आप एक एग्जांपल है कि आपके पास क्या है, कोई मून है, ये चाँद है, फ़र्ज़ करो ये चाँद है और ये क्या आपके पास, ये आपकी अर्थ है, ज़मीन है, और दरमियान में ये बॉडी पड़ी हुई है। अब आपको पता है कि ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा होती है और चांद की क्या होती है, कम होती है। तो ज़मीन इसको ज़्यादा फोर्स से खींचेगी, ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होगी। ज़मीन की ज़्यादा होगी और चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। तो ज़मीन ने ज़्यादा फोर्स से खींचा, तो मतलब कि अब इस पूरी बॉडी का जो वज़न है वो कहाँ पे हो जाएगा, इस जगह पर इस पूरी बॉडी का वज़न सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका वज़न सबसे ज़्यादा है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा यहीं पर लग रही है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स लग रही हो, या फिर जहाँ पर बॉडी का सबसे ज़्यादा वज़न हमें महसूस हो रहा होता है। तो जैसा कि इस एग्जांपल में देखा कि ज़मीन ने ज़्यादा फोर्स इस पॉइंट पर लगाई थी, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और इस हिस्से में फोर्स कम लग रही थी तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। लेकिन अगर आप गौर करें, इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी यहीं पर है। इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास था वो यहीं पर ही है, सेंटर ऑफ मास देख लें यहीं पर है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका कहाँ चला गया,
यहाँ चला गया। तो इस यहाँ से एक बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो सकता है, वो आगे पीछे कहीं पर भी मूव हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि फोर्स कहाँ पर ज़्यादा लग रही है। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका वो फिक्स होता है, वो आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करूँ या कुछ ऐसा कर दूँ कि इस हिस्से में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगे, इस हिस्से में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगी तो क्या हो जाएगा, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरी बॉडी इस साइड से ज़्यादा वजनी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने किसी बॉडी को किसी बॉडी को बैलेंस करना हो ना, हम ये चेक करते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किधर। फर्ज करें मेरे पास एक बॉडी है ये वाली, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और मुझे इसको बैलेंस करना है। तो मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करूँगा कि यहाँ पर जो इसका वज़न है या फिर यहाँ पर जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वो कम लगे और इस साइड पर इसकी फोर्स क्या लगे, ज़्यादा लगे, इस साइड पे फोर्स ज़्यादा लगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि जब फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगेगी तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। अब फोर्स ज़्यादा यहाँ पे लग रही है ज़मीन की, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ये ज़्यादा करने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मास को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब मास ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी और फिर इस तरीके से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे किसी न किसी तरीके से बैलेंस कर लें या उसको अपने तरीके से अरेंज कर ले तो हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनको भी हम इसी तरीके से ही डिज़ाइन करते हैं कि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, हमारी कोशिश होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दरमियान में रहे, दरमियान में ही रहे, ताकि ज़मीन उसको दरमियान से ही खींचती रहे और वो स्टेबल रहे। अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी साइड पे हो जाएगा, ज़मीन की ज़्यादातर फोर्स इधर लगेगी और मेरी बिल्डिंग एक साइड पर जाके गिर जाएगी। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखा जाता है। अगर आप एक इंसान की भी मिसाल लें, अगर आप खड़े हैं, ठीक है, सिंपल बैलेंस में खड़े हैं, अगर आप स्ट्रेट खड़े हैं तो आपका अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका दरमियान में है, तो आप स्टेबल रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप एक साइड पे झुकेंगे, जैसे ही आप एक साइड पे झुकते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक साइड पर ज़्यादा हो जाता है। अब इस साइड पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब इधर ज़्यादा हो जाएगा तो ज़मीन की फोर्स इधर ज़्यादा लगेगी और आप क्या कर जाओगे, गिर जाओगे। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी दरमियान में ही है, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बाहर हो गया, क्योंकि अब फोर्स यहाँ पे लग रही है ना ज़मीन की ज़्यादा। तो जहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रही होगी वहीं पे मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। इसी चीज़ को हमने मज़ीद आगे भी स्टडी करना आने वाले टॉपिक्स में, जहाँ पर हम देखेंगे कि चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मदद से। ओके, तो इनको हमने मज़ीद आने वाले टॉपिक्स में भी देखना है। तो अभी के लिए आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं और सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं। मज़ीद इसकी एग्जांपल्स को हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक ये बॉडी है, इस तरीके की कोई शेप है, ठीक है। अब इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो तो इसके अंदर ही होगा, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो दरमियान में है। यहाँ पर करके इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर है। इसी तरह ही अगर आप कोई गोल्ड रिंग ले लो, गोल्ड रिंग लोगे तो इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, दरमियान में होगा। ठीक है, दरमियान में। सेंटर ऑफ मास तो इसका एक पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका क्या होगा, दरमियान में होगा। तो देखिए बॉडी से बाहर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस्म के अंदर हो या हर दफ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर हो जहाँ पर सेंटर ऑफ मास है। नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ताल्लुक सिर्फ किसके साथ है, वज़न के साथ है। जिस साइड पर वज़न ज़्यादा होगा वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास की समझ आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर होता है। आप इस लाइन को बुक के ऊपर कहीं लिख लो ताकि आपके माइंड में ये बातें रहें, अच्छे से रहें।
और ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी कि ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास है जहाँ पर वहीं पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो, नहीं, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा एग्जांपल्स भी आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, और इसको शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी कि आपको कैसी लगी। अब आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेंगी वो आप इस वीडियो में देख लें, प्लेलिस्ट का तरीक़ेकार। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फ़िज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।